नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य। क्या धर्मांतरण के दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम ने इसकी वकालत की है। हो सकता है मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा सत्र में ये विधेयक पेश भी कर दिया जाए। आखिर इस मुद्दे पर इतनी हलचल क्यों है, ये जानने से पहले सुन लेते हैं पीड़ितों की जुबानी धर्म परिवर्तन की कहानी। मैं तो मुसलमान हूँ और तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा और तुम्हारे बेटे को भी वही बनना पड़ेगा। उसने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं, आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ। धर्मांतरण गैंग का धंधा, निकाह का फंदा। मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया। बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी। धर्मांतरण का कारोबार, शहर शहर फैले तार। कि मैं तो मुसलमान हूँ और तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा और तुम्हारे बेटे को भी वही बनना पड़ेगा। घर से बाहर जा रही हो तो बुर्का पहन के जाओ, बिंदी क्यों लगा रही हो, भगवान की पूजा क्यों कर रही हो? मजहब नहीं सिखाता, धर्म परिवर्तन करवाना। सब मिलकर लव जिहाद और नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाएंगे। एक एक घर में जाकर जन जागरण करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस कुचक्र में हमारी कोई हिंदू बेटी ना फंसे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, ए बहनों ए बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। अब की बार धर्मांतरण पर सख्त प्रहार। तो देखिए, सुना आपने, ये तो कुछ ही विक्टिम्स थे, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे कई मामले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में आए। आखिर राज्यों को इस पर गंभीर क्यों होना पड़ रहा है, अब आप इसे समझिए। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई साफ अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा है, जिसमें हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का पूरा हक है। अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की आजादी संविधान में दी गई है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान आपको ये सभी राइट्स जो है वो दे रहा है। अब संविधान के इन्हीं आर्टिकल्स की आड़ में जबरन या फिर लालच देकर जो एक रिलीजियस, हम कह सकते हैं, कन्वर्ट किया जा रहा है, जो धर्मांतरण चल रहा है, इसका खेल जो चल रहा है, इसके ऊपर अब विदेशों से फंडिंग होती है। इसके लिए बड़ा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार देश में हिंदुओं की आबादी जो है वो घटती जा रही है, और ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में जब जनगणना हुई तो देश में 84% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन 2011 में घटकर करीब 80% रह गए। जबकि 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 10% थी, जो 2011 में बढ़कर 14% हो गई। तो ये देखिए, ये जो अंतर है हिंदू संगठनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और हिंदुओं के लिए भी। आरोप ये है कि मुस्लिमों या फिर ईसाइयों की जो आबादी के बढ़ने का सीधा कनेक्शन है वो धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। ये दोनों, अगर हम रिलीजन्स की बात करें, यहाँ पर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की और साथ ही मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, ये बहला फुसलाकर, लालच देकर या फिर लव जिहाद के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और यही वजह है कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून चाहिए। इसी को नजर में रखते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले ओडिशा में साल 1967 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया, जिसमें जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश में भी धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराना जुर्म है। दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद है और 1 लाख तक का जुर्माना लगता है। सबसे ज्यादा सख्त कानून योगी सरकार ने लागू किया है। यह अपराध गैर जमानती है और इसमें 20 साल तक की सजा है। साथ ही दोषियों से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूलने का प्रावधान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी में कोई भी शख्स शिकायत कर सकता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां सख्त कानून नहीं है, जिसका फायदा उठाकर गरीबों का अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है, खासकर छत्तीसगढ़। आरोप है कि आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए वहां धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम इस पर
क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो भी सुनाएंगे और फिर विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। क्योंकि देखिए, अलग अलग राज्यों की डिटेल्स जो मेरे सहयोगी विवेक आपको दे रहे थे कि उड़ीसा में सबसे पहले 1967 में धर्मांतरण को लेकर कानून आया, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है कि ये लागू होने जा रहा है। उनका जहाँ भी मुद्दा आ रहा है उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके बहला फुसला कर धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना। स्वतंत्र का प्रावधान लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो लालच से, दबाव से, धमका करके धर्मांतरण अवैध जो होते हैं उनके संदर्भ में नए कानूनी प्रावधान की तैयारी है, अगले सत्र में आएगा और नए कानूनों के साथ पुलिस सज्ज होगी और कार्रवाइयां होंगी। इसलिए पूछता है इंडिया में सवाल ये कि क्या कमजोर कानून का फायदा उठाकर धर्मांतरण गैंग एक्टिव है? और एक सवाल ये भी है कि सख्त कानून के बावजूद जो ये धर्म परिवर्तन आखिर रुक क्यों नहीं रहा? और कन्विक्शन रेट की बात करें तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि कानून तो बना दिए गए, अब उसको लागू करना, उस पर इन्वेस्टिगेट करना पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस पर भी चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अनिल शुक्ला, वारसी नेता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, एडवोकेट रईस अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अनिल शुक्ला वारसी से शुरू करूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्लानिंग की जा रही है, नए कानून की तैयारी की जा रही है। मकसद क्या है शुक्ला जी, अगर हम इस नए कानून जिसका मसौदा आप तैयार कर रहे हैं, जिसको अगले सत्र में लाने की तैयारी भी है? जी देखिए, ऐसा देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा ही लोग धर्मांतरण के लिए लोगों को लालच दे करके और उनको जबरन उसमें लगे हुए हैं। और पिछले 4 सालों में 102 से ज्यादा मुकदमे इस संबंध में वहाँ लिखे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और अभी जो है 25 जुलाई 2025 को जो कैथोलिक की 2 नन सिस्टर थी, एक का प्री मैरी और दूसरी बिल्कुल। और अनिल जी, हम कह सकते हैं कि लगातार ये मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी देखिए, ये एक राज्य नहीं, हर राज्य में हम देख रहे हैं। आज ही अगर मैं केरला की घटना की बात करूं, एक सुसाइड नोट में एक लड़की लिख देती है कि जी देखिए, मेरे पर कन्वर्टिज्म का यानी रिलीजियस कन्वर्ट करने का प्रेशर बनाया जा रहा था। उसने सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। अब पैसों के लालच में आप कन्वर्ट करा रहे हैं, किस हद तक सही है? इसके लिए तो हर राज्य में जो है स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। गुड इवनिंग पलक जी और विवेक जी। आप जो क्वेश्चनिंग किया पलक जी, धर्मांतरण के बारे में, उल्टा 2014 से लेकर 2025 तक ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रीज़न नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेकारी बढ़ गया है। धर्मांतर के कोई कानून चेंज करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, अभी बागेश्वर बाबा जी बोल रहे थे उनकी सगी बहन मुस्लिम लड़के से शादी की है, तो मैं भी एक हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अपने अपने समाज में रहने का, जीने का अधिकार है। ये लोग इतना मीडिया में आके हम का कानून बना के ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ कानून सक्सेस होगा। देखिए, इसमें एक ही है कि अपने घर पे उनके लड़की क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, किसके साथ जा रहे, ध्यान रखना इसका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और इसमें किस तरह से किसके साथ उठ रहे, किसके साथ बिजनेस कर रहे, कहाँ जॉब कर रहे, ये भी ध्यान रखना उनका फैमिली का जिम्मेदारी। और इसका पूरा अगर आप लोगों ने कानून बना के इसमें और ज्यादा ही इसको एक सेकेंड डॉक्टर शिवानंद जी, आप सर जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप फैमिलीज के ऊपर ये बात डाल रहे हैं, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि जो जबरन धन परिवर्तन हो रहा है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। उन्होंने कहा कि रिलीजियस कन्वर्जन, इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग, डिसीविंग, ल्योरिंग से और गिफ्ट्स देने या मॉनेटरी बेनिफिट्स देने से अगर की जा रही है तो ये आर्टिकल 14, 21 और 25 जो है उसको ऑफेंड करती है। ये बहुत बार ऐसा जो है सजेस्टिव सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर सख्त कानून जो है वो होने चाहिए। जी, एक चीज मैं शिवानंद जी आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने बाबा बागेश्वर का नाम लिया।
बागेश्वर बाबा की जो बहन है उनका नाम है रीता गर्ग और उनकी शादी जो है वो कमलेश चौराहा नाम के व्यक्ति से हुई है। खुद कमलेश ने इस बात की पुष्टि की है मीडिया में आकर, उनकी शादी किसी मुस्लिम से नहीं हुई है। तो ये भ्रम फैलाया गया है सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में, ये फैक्ट सही नहीं है। इसको प्लीज इसको दुरुस्त कर ले। थैंक यू वेरी मच। जी पलक जी, आपने जो पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संदेह ऐसा नहीं बोला है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतना ही एप्लीकेशन में उन्होंने मना नहीं किया है धर्मांतरण, कोई हिंदू या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शादी कर सकते हैं, लव मैरिज होता है। धर्म के नाम पे राजनीति ज्यादा बढ़ गया है 2014 से लेकर 2025। मेरे को ये दुखद घटना लग रहा है। दूसरी बात देखिए, इसमें पूरी तरह से पूरा गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है, इसमें फैमिली जिम्मेदारी है। फैमिली भी ध्यान देना जरूरी है। उसमें अपना बेटा हो, बेटी हो, कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, किसके साथ जा रहे, क्या कर रहे, पूरा देखना, उनसे प्यार से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से बात करके उसमें से चेंज होता है। आप कानून बना के देखिए, अभी बिहार में दारूबंदी हो गया, गुजरात में हुआ, सबसे ज्यादा दारू का स्मगलिंग, शराब का स्मगलिंग वहां होता है। सेम वैसे होगा। लेकिन शिवानंद जी, जो लोग सिंडिकेट बनाकर, जो लोग टीम बनाकर, जो लोग गैंग बनाकर धर्मांतरण करा रहे हैं, उनका इलाज भी तो होना चाहिए। 100% होना चाहिए, मैं सहमत देता हूँ। और कानून के देखिए, कानून बना के सिर्फ आप स्ट्रिक्टली करते हैं ऐसा मेरे को नहीं लगता है। उसमें पूरी तरह से फैमिली, रीति रिवाज, उठना बैठना और अपने अपने हिसाब से सबको अपने अपने जीने का अधिकार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर ऐसा नहीं विवेक जी और पलक जी, देखो जीने का अधिकार सबको है। ऐसा कानून बना के मेरे को नहीं लगता है कि सक्सेस होगा। उल्टा आप लोगों ने इसको ज्यादा इसको हवा दिया ऐसा लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ कानून बना के कुछ फर्क होगा। अनिल शुक्ला जी दोबारा आ गए हमारे साथ। अनिल शुक्ला जी कह रहे हैं, शिवानंद जी कांग्रेस से कह रहे हैं कि कानून बनाने के बाद बात फर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक कानून नहीं बनेगा तो जांच कैसे होगी? अब फैमिली को कई बार पता भी नहीं लगता है। अगर नाजायज तरीके से किसी को लालच दे करके या जबरन किसी का धर्मांतरण करा जाएगा तो उसी के लिए तो कानून बन रहा है। तो इसलिए इसमें तो, और मैं ये देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में काफी तेजी से लोगों ने धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण कराने के लिए लोगों ने काम किया है और 102 से ज्यादा मुकदमे वहां दर्ज हुए। और अभी जो है क्या नाम, 25 जुलाई 2025 को वहां पर केरल की जो 2 कैथोलिक नन है, प्रीति मैरी व वंदना फ्रांसिस, ये जो है, और एक युवक था वो सुकमान मांडवी, नारायणपुर की 3 आदिवासी महिलाओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए लालच दे करके उनको आगरा लेकर के जा रहे थे। ये लोग पकड़े गए। लेकिन अनिल शुक्ला जी, आप जो सर एक स्पेसिफिक स्टेट का जो ये डेटा दे रहे हैं सर, कलेक्टिवली अगर सर मैं पूरे भारत की बात करूं सर, इस पे कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत लो है। चाहे अगर आप धर्मांतरण की बात करें या फिर आपने स्ट्रिक्ट लॉज तो बना दिए, आप छत्तीसगढ़ में भी उसे ले आएंगे, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि उस पर जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक जो केस है वो ठोस नहीं बनेगा। सौरभ दुबे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे जी देखिए, तो अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, किसी को यह अधिकार नहीं है कि आप पैसों का लालच देकर या जबरन किसी का धर्मांतरण कराए, किसी को यह अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी लॉफुल नहीं है, इलीगल है। लेकिन इसमें कन्विक्शन रेट भी तो अच्छा होना चाहिए। पुलिस के ऊपर भी तो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई एफआईआर फाइल कर रहा है तो इस पर इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसको कन्विक्ट कीजिए। आऊंगी अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सौरभ दुबे जी से मेरा ये सवाल है। सौरभ दुबे जी। पलक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से धर्मांतरण के केस हम देख रहे हैं लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और तमाम ऐसे केसेस हैं जो बड़े पैमाने पर पूरा गिरोह चल रहा है और उसको पकड़ा भी जा रहा है, और पकड़ने के बावजूद वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जब वो खुल करके सारी चीजें आ रही हैं तो उसके अंदर जो जिहादी मानसिकता वाली चीजें हैं वो निकल के आ रही हैं। जिस प्रकार से उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ रहा है वो बहुत बड़ा मामला आ रहा है, क्योंकि ये जो अभी छांगुर वाला मामला उत्तर प्रदेश का हमने देखा
छांगुर वाले मामले में तो सबकी आंखें खुल गई कि उस एक व्यक्ति ने धर्मांतरण के रेट तय कर दिए थे, 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। जिस प्रकार से समाज के कई अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनकी रेट तय करने के बाद उसने 100 करोड़ का धंधा खड़ा कर लिया, व्यापार खड़ा कर लिया। और वो कहाँ खड़ा कर लिया? पुलिस की नाक के नीचे खड़ा कर लिया। जब ये बताइए कि इतना बड़ा अमाउंट 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का नहीं है, 100 करोड़ के अमाउंट आ रहे हैं, तो क्या बैंक वालों की मिली भगत नहीं है? बैंक वालों की भी मिली भगत है। पुलिस प्रशासन के नीचे अगर इतनी बड़ी कोठियां तैयार हो रही हैं, धर्मांतरण करा करा करके अस्पताल के अंदर धर्मांतरण का काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन उसका जिम्मेदार है ही है। और दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में है, यहाँ पर वो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह तो रहे कानून बनाने के लिए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इस तरह की चीजों पर। मैं आपसे सौरभ जी एक बहुत सिंपल सवाल जो है वो पूछूंगी। जैसे मान लीजिए कि किसी को पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा लिया गया। अब ये जो छत्तीसगढ़ से खबर जो है वो सामने आती है कि भाई क्रिश्चियनिटी में तो हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत ऐसे मामले सामने आते हैं, आस पड़ोस में मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं कि पहले राम का नाम जप रहे होते हैं, फिर उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद कोई और नाम वो जप रहे होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनको फाइनेंशियल जो है बेनिफिट मिला। लेकिन सर जब बाद में ये मामला सामने आएगा, जब वो मामला सामने आएगा, क्या वो जिसने कन्वर्ट किया वो एक्सेप्ट करेगा कि उसने फाइनेंशियल एडवांटेज ली है, कोई पैसे जो हैं वो उसने लिए हैं? केस कैसे ठोस बनाएंगे सौरभ जी? सवाल ये है, कानून बना दिया आपने, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करेगी। नहीं तो ये तो मामला जो अभी सामने आए हैं, ये सीधे तौर पर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि धर्मांतरण के नाम पर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। देखिए, ठोस सबूत जो है ना, इसके लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब आपकी मानसिकता इस तरह की होगी कि हमको इस पर सख्त कार्रवाई करनी है, तो आपके पास ठोस सबूत भी इकट्ठा कर लिए जाएंगे। हम चैनल में बैठ करके अगर ठोस सबूत के बारे में बात करेंगे तो पुलिस वालों को और संरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले तो इससे लगातार बचते हुए आए हैं। और जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों का इस पर रवैया रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस तरह के धर्मांतरण के विषयों को बढ़ावा देती है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे आइए ना, एक साथ कानून बनाइए ना, देश की बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, देश की बेटियों की जो है इज्जत लूटी जा रही है, उनको पैसे पे खरीदा जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, उसको सख्त कानून बनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो एक साथ क्यों नहीं आते एक मंच पर? जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, कोई ना कोई छांगुर बाबा के तो उसमें जो है खड़ा हो जाता है संरक्षण देने के लिए। ठीक है, प्रकार ठीक है सर। अभी भी सौरभ जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि स्ट्रिक्ट, मैं कह रही हूँ आप कानून नेशनल स्तर पर ले आए, आप सेंटर ले आए कानून, लेकिन सवाल ये कि जब तक इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी तो कोर्ट कहेगा कि हाँ भाई हम सजा नहीं सुना पाए, लैक ऑफ एविडेंस। यहाँ पर एडवोकेट रईस अहमद भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर सवाल अभी आपसे भी यही है कि सर आप जितने भी स्ट्रिक्ट लॉज बना लीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना लीजिए, सवाल ये है कि जब तक कन्विक्शन नहीं होगी, कोर्ट सजा नहीं सुनवाएगी, और वो तभी सुना पाएगी जब पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। महज कह देने से कि यूपी में कानून आ गया, उत्तराखंड में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, आप हिंदी बेल्ट जितने भी राज्य में सरकार बीजेपी की बन रही है आप ले आए ये कानून, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे कर रही है, उस केस को ठोस कैसे बना रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पलक यादव जी हमें इस अहम डिबेट में शामिल करने। बिल्कुल सही कहा, आपकी बात से पूरी तरह मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एग्जीक्यूटिव को, जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, उस पर जो रूल्स हैं उनको नहीं लाया जाता, जब तक उनको स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, और जो प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट्स हैं अगर उन पर ध्यान दे करके उनको जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, इसमें किसी को किसी भी तरह से शायद जो गलत तरीके से इसमें कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो वटेवर, इसके अंदर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो उनको सही तरीके से सजा इसमें नहीं मिली। आप जैसे चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें पिछले जब से वो ये कानून लागू हुआ है लगभग 287 केसेस रजिस्टर्ड हुए वहाँ, लेकिन अभी भी 197 केसेस पेंडिंग। इसी तरह के हालात जो है यूपी के अंदर है जब एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया उनको। तो सबसे अहम बात, क्योंकि हम एक वकील भी हैं, इसमें यही सामने आती है, क्योंकि आगे चल के क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते हैं पार्टीज के अंदर, शादी हो जाती है या तो या कोई दूसरी वजह होती है। जो ज़्यादातर कन्वर्जन की मैटर देखे गए हैं उसमें अक्सर ये देखा गया है कि वो कहीं लव एंगल रहा है उसके अंदर और दोनों अलग अलग धर्मों के रहे हैं, तो क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 1 महीने का नोटिस देना होता है थ्रू डीएम और मैरिज रजिस्ट्रार शादी करने के लिए।
तो उनको वो 1 महीने का टाइम पीरियड के उस दौर में आकर के लड़की पक्ष वाले या लड़के पक्ष वाले आकर के उनको परेशान करेंगे, मारपीट करेंगे, या जिस तरीके से जो ऑनर किलिंग्स हमारे यहाँ पर हुई हैं उन सब चीज़ों उसका एक तरीके से एक रास्ता भी जो न्यू जनरेशन है उसने तलाश किया, और उन्होंने ये किया कि हम बेटर स्पेशल मैरिज एक्ट में ना शादी करके हम कोई भी एक कन्वर्ट हो जाते हैं और इजीली उस पर शादी कर लेते हैं मोस्टली केसेस में। तो हमारे आप सामने अहमद जी इस बात को मानते हैं कि लॉज होने चाहिए लेकिन स्ट्रिक्टली उसका पालन होना चाहिए, आप लॉज के अगेंस्ट तो नहीं है ना? नहीं, देखिए लॉज देखिए देश के अंदर क्या है कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है, और इसके अंदर जो है भारत में हर एक धर्म को जो लोग रहते हैं वो, क्योंकि मुल्क मजहबी है, इसके मानने वाले मजहबी हैं, इसलिए देश के अंदर जो कानून जो संविधान लागू किया गया उसके अंदर आर्टिकल 25 से 28 तक इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, या आर्टिकल 19 का 1A B C D F तक पढ़ते चले जाइए आप, उसके अंदर क्लियरली तौर पर जो फ्रीडम्स दी गई हैं उनको किसी भी तरीके से बार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 को जब हम देखते हैं, क्योंकि कानून के समान जो है समक्ष जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सब समान है, और अगर ऐसा कोई भी कानून जो लाया जाता है जो किसी के पर्सनल लॉज को इफेक्ट करता है उसको वैसे भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, जो अपेक्स कोर्ट होती है हमारी, स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो इस तरह का कोई भी कानून जो टकराए जो संवैधानिक अधिकारों से और संवैधानिक अधिकारों का हनन करता हो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको मद्देनजर रख के आप किसी भी तरह का कानून बना सकते हैं और सजा दे सकते हैं किसी को। नहीं, फिर धर्मांतरण बेसिकली डिबेट हम क्रियान्वयन पर कर रहे हैं, हम इसके रूट कॉज भी क्यों नहीं जा रहे? धर्मांतरण करना ही क्यों है? एग्जैक्टली मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, धर्मांतरण की मानसिकता क्या है? क्या गजवाई हिंद थोड़ी चल रहा है? खाड़ी देशों से पैसे आ रहे हैं, भी पैसे मुसलमानों की तरक्की के लिए आ रहे हैं। यहाँ के मौलाना, जो कट्टर मौलाना, क्या कर रहे हैं कि वो उन पैसों को डाइवर्ट कर दे रहे हैं कन्वर्जन में, जो मुसलमानों की तरक्की में इस्तेमाल होना चाहिए, जो खाड़ी देश फंड करते हैं, जो भी अपने NGOs और बाकी संगठनों के माध्यम से करते हैं, वो उनकी तरक्की के लिए करते हैं, कन्वर्जन के लिए नहीं करते। या फिर कन्वर्जन के लिए भी कोई नेक्सस बनाओ तो उसको भी स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस मानसिकता का इलाज होना चाहिए पहले, और कानून भी सख्त कानून, अगर फांसी की सजा देने की मांग हो रही है, उम्र कैद की सजा देने की मांग हो रही है, नाम छिपाकर, नाम बदलकर, किसी को आइडेंटिटी बदलकर फंसाना, ये भी तो क्राइम है, जुर्म है। नहीं, बिल्कुल हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें ये कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखेंगे ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा धर्मांतरण पहले क्रिश्चियन मिशनरीज के मामले में सामने आते हैं। बिल्कुल है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं खुद एक ट्राइबल एरिया से आता हूँ। मैं बहुत जब छोटा था, मुझे याद है, मुझे बहुत फ्री में किताबें मिला करती थी जिसमें ईसा मसीह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखे होते थे, और वो पढ़ने के लिए दिया जाता था, और वो बहुत सारे बुक्स और बहुत सारी चीज़ें एज गिफ्ट दी जाती थी, और उनका मकसद ये होता था कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। वहां तक तो ठीक है, लेकिन जबरन धर्मांतरण का मामला क्या है? आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। जी देखिए, जबरन अगर धर्म का कोई वो कर रहा है, जहां तक मैं जानता हूँ, जिस रिलीजन से मैं आता हूँ, उसके अंदर क्लियर तौर पर जो एक पुरानिक वर्ष है, मैं आपको उसके अंदर 256 में ये मेंशन है उसके वर्ष में, कि किसी को भी धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो वो कम्प्लीटली लॉ के अगेंस्ट तो बात की बात है, वो सबसे पहले रिलीजन के अपने उनकी रिलीजियस बुक के अगेंस्ट है। और कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती या उसके किसी के पैसे के लालच से या किसी तरीके से आप धर्मांतरण कराए, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। लेकिन देखिए, एक दूसरा पहलू इसका ये है कि देश के अंदर जो है हमारे मॉरल एजुकेशन की बहुत कमी है। पहले परिवार जो है ज्वाइंट हुआ करते थे, अब बिल्कुल एकदम सिंगल फैमिलीज होने लगी हैं। तो जब जो शिष्टाचार जो चीजें सिखाई जाती थी पूर्वजों के जरिए, वो अब कहीं कमी महसूस हो रही है। और हमारी शिक्षा मॉरल ग्राउंड तो है, लेकिन वो चीजें नहीं, रईस अहमद जी, ये बात भी दरकिनार नहीं की जा सकती है कि बाकायदा रेट कार्ड खुलकर सामने आए कि ब्राह्मण की लड़की है तो 10 से 12 लाख रुपए, उससे नीचे की लड़की है तो 8 से 10 लाख रुपए, निचले कास्ट की है तो 5 से 6 लाख रुपए। ये पता नहीं कि किस तरह की जो है वो एजेंडा चलाए जा रहे हैं देश में। ये बातें अगर कुछ हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल अगेंस्ट दी लॉ है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, हम तो इस बात के लिए बिल्कुल। और इस पर मुझे लगता है केंद्रीय कानून आना चाहिए। बार बार उंगली उठा रहे हैं सौरभ दुबे जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी, यश भारती हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ दुबे जी, यश भारती, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। सौरभ दुबे जी, देखिए, एक बात बहुत अच्छी आपने कह दी, जब यहाँ पर मुद्दा उठा कि भाई दो तरह के धर्मांतरण देखे जा रहे हैं। सब पहले क्रिश्चियन की बात हो रही थी, अभी मुस्लिम धर्म में, तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो मानता हूँ
कि जो पूर्वत की सरकारें थी उस समय जो हमारे समाज के अंदर पिछड़े शोषित वंचित लोग थे उनको न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने कुछ ना कुछ वो जो ईसाई धर्म है उसको स्वीकार किया और वो लालच दे करके वहां पर कराया गया था। लेकिन मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानता हूं, मैं जहां ट्यूशन पढ़ने जाता था वो पहले आदिवासी थे, बाद में कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन गए। बिल्कुल, तो आदिवासी ही तो कह रहा मैं हूँ, झारखंड के पिछड़े इलाकों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा हूँ शांडिल भाई, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां पर मानसिकता जो थी वो क्रिमिनल मानसिकता नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आपने कहा पैसे भेजे जा रहे हैं, अरे पैसे क्यों भेजे जा रहे हैं भाई? किसने मंगाए पैसे? पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो अवैध पैसे हैं। वो अवैध पैसे जो भेजे जा रहे हैं वो आतंकवाद के लिए भेजे जा रहे हैं। वो जो पैसे भेजे जा रहे हैं इस तरह के धर्मांतरण करा करके वहां पर जिस प्रकार से रेट तय किया गया है उस रेट को पैसे देने के लिए इसलिए भेजे जा रहे हैं। पैसे तो पकड़ते काहे नहीं आप लोग? आतंकवाद को लेकर पैसे भेजे जा रहे हैं, अवैध पैसे भेजे जा रहे हैं, जब सब कुछ आपको पता है तो पकड़ लीजिए। और दूसरी बात, एक केंद्रीय कानून दे दीजिए ना। उत्तर एक प्रदेश केंद्रीय कानून क्यों नहीं दे देते हैं? राज्यों को कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? के लोगों का विवेक भाई, अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, केंद्रीय कानून दे दीजिए ना। धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय कानून क्या है, चलिए यही बता दीजिए। देखिए, केंद्रीय कानून तब बनेगा जब ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आएंगी। जब भी इस की बात की जाती है, यही पार्टियां जो विरोध करती हैं और विरोध के नाम पर जो है तमाम तरह की चीजें ला करके रख देती हैं। अभी इतना बड़ा किला जो है ये उत्तर, ठीक है, मैं यश भारती से सवाल पूछ लेता हूं। आपने पूछा है, मैं उनसे पूछ लेता हूं। भाई आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराते हैं, आप लोग धर्मांतरण पर पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं कराते? यश भारती जी। विवेक भाई, पहले तो मेरा ये, मैं बड़ा असमंजस में था। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे लिखे हैं और वो कानून की बातें कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता को बैठा रहे हैं? जब सौरभ दुबे जी बड़ी अच्छी भूमिका में है तो बेवजह हमारा स्क्रीन का और हमारा टाइम भी लॉस होता है। आप बीजेपी को भी मौका दोगे, सौरभ दुबे जी को भी मौका दोगे, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो आप भी एगो राजनीतिक विश्लेषक ले आइएगा कल से। विवेक भाई हम बिठा लेंगे उनको भी। नहीं, विश्लेषक हैं वो, लेकिन केवल नीचे पट्टी लिखी हुई है, काम विश्लेषण का नहीं कर रहे हैं ना वो तो सरकार। अच्छा यश भारती जी, अब आपने डेजिग्नेशन डिसाइड कर ली हो तो प्लीज मुद्दे पर सर बोलिए कि क्या आपका धर्मांतरण को लेकर आपका टेक क्या है समाजवादी पार्टी का? जी सर। मैं मुद्दे पे ही हूँ मैडम। जब वो समाजवादी पार्टी को आरोप लगा रहे हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी को आरोप लगा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, जो छत्तीसगढ़ में सरकार में नहीं है, वो उसको आरोप लगा रहे हैं कि करने नहीं देते। बेचारों को बताइए कितना रोक के रखा है, इनकी कलमे रोक देते हैं हम, इनको नियम बनाने से रोक देते हैं। ये बुलडोजर चलाते हैं तो बुलडोजर हमारे कहने पे रोक देते हैं। ये जो कस्टोडियल डेथ होती है ये हमारे कहने पे रोक देते हैं। फर्जी एनकाउंटर ये हमारे कहने पे रोक देते हैं। सवाल ये उठता है, देखिए मध्य प्रदेश की मैं उदाहरण देकर के बात करूं विवेक भाई, अनुसूचित जाति जनजाति से अगर कोई सवर्ण सामान्य वर्ग का कोई शादी कर देगा तो आर्थिक रूप से सरकार मदद करती है, पैसा देती है। क्या ये लोभ लालच नहीं है? या ये लोभ लालच नहीं है? दूसरी बात, मैं इसको लोभ लालच नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके से ये क्राइम की बात हो रही है, धर्म परिवर्तन क्यों करना? भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे काम करती है, आरएसएस बहुत सारे ऐसे काम करती है, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर। आदिवासी, आपने कहा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आदिवासियों को। आदिवासी अपना एक धर्म अलग मानते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग तरीके की है, वो नहीं मानते हिंदू रीति रिवाजों का। अपना काम करने का तरीका उनका अलग तरीके से। वो बौद्धिस्ट अपने आप को अलग मानते हैं, उनकी पूजा पद्धति अपनी व्यवस्था अलग तरीके से है। आप मुझे कोई एक बौद्धिस्ट ढूंढ के बता दीजिए जो कहे कि भगवान बौद्ध को हिंदू धर्म नहीं मानते, नौवां अवतार मानते, अवतार मानते हैं। ये तो जबरदस्ती थोपने वाली बात करते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग कि नहीं साहब, भगवान बौद्ध जो है वो हिंदू ही हैं, जैन जो है वो हिंदू ही हैं, सिख जो है वो हिंदू ही हैं। आप अवैध धर्मांतरण पर चर्चा चाहते ही नहीं चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अवैध धर्मांतरण पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं रही, ये पैन इंडिया की समस्या होती जा रही है। यश भारती जी, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। विवेक भाई, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो ये धर्म का अवैध धंधा करते हैं कि बौद्धिस्ट को अपना बौद्ध धर्म ना अपना करके जबरदस्ती हिंदू मानो, सिख जबरदस्ती अपने आप को हिंदू माने, जैन जबरदस्ती अपने आप को हिंदू माने, ये अवैध धंधा तो भारतीय। और जो मुसलमानों को घर वापसी और धर्म वापसी के नाम पे शर्मा, चौबे, दुबे जब बनाते हैं तब नहीं दिखता इनको कि कौन बना रहे हैं। ये भी तो घर वापसी का आए दिन काम करते हैं। मैं एक सवाल सिंपल सा आपसे पूछा यश भारती जी, क्या अवैध धर्मांतरण पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बाकी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कह रही है, आप बोलते रहिए, उससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टैंड क्या है? मैं कहता हूं केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? समाजवादी पार्टी उसमें क्यों साथ नहीं देगी?
विवेक भाई, हम ये कह रहे हैं सरकार का क्या काम है, हम क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, सरकार का क्या काम है। हम जाकर के एफआईआर कराएं, थाने हम चलाएं, एसपी ऑफिस हम चलाएं, पार्लियामेंट तो चलाते हैं ना आप लोग। हाँ चलाते हैं ना। तो जब जनता का वोट लुट रहा है तो हम विरोध कर रहे हैं ना, सड़क से लेकर सदन तक। तब भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाव कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक बचाव कर रहे हैं। वोट आपके मतलब की चीज है तो आप वोट पर हंगामा कर रहे हैं। पार्टी के लोग बोल रहे हैं अगर धर्मांतरण वोट से, धर्मांतरण डायरेक्ट वोट से जुड़ा होता तो आप धर्मांतरण भी पकड़ते। विवेक भाई, मेरी अंतिम बात जी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य लेकर के शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जब ये सारे लोग, सिकंदर बख्त, ये जब हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं, इनका क्या लोभ लालच था? ये अवैध धर्मांतरण है। अरे मैं वही तो पूछना नहीं, नहीं, ये आप डिबेट को डिवेट मत कीजिए, ये अवैध धर्मांतरण है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इसको अवैध धर्मांतरण मानती है। किसको कहते हैं? मैं कह रहा हूँ अवैध कहते हैं, और अवैध किसको कहते हैं? डराकर धमकाकर लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराना अवैध धर्मांतरण है। यही अवैध है और क्या अवैध है? न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोगों को आज तक 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, आपने जो नाम लिया आप उनको अवैध धर्मांतरण का केस मानते हैं। 20 साल में किसी एक को सजा दिलवा पाई अवैध धर्मांतरण? अब आप सजा पर आ गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, केंद्रीय कानून बनवाइए ना, आप लोग भी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अनिल शुक्ला जी आपको जवाब देंगे। तो वैध और अवैध होगा। आपका चैनल वैध रूप से चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, ये कौन तय करेगा? अवैध रूप से कोई चैनल चल ही नहीं सकता। कमाल की बात है, कुछ भी बोल देना मतलब। अरे कुछ अवैध रूप से चैनल कैसे चल जाएगा? सरकार है, मंत्रालय सरकार है, सरकारी तो बोलेगी ये अवैध कारोबार हो रहा था। कारोबार और चैनल में फर्क है ना सर। सजा दिलवाएगी सरकार, कह रही है बार बार कुछ बोल देते हैं, बट तो न्यायालय से सजा क्यों नहीं करवा पा रही? यश भारती जी, ठीक है, मैं अनिल शुक्ला जी से जवाब ले रहा हूँ। ठीक नहीं है भाई साहब का। अनिल शुक्ला जी जवाब दे प्लीज। झांगुर बाबा के बारे में भारती जी कुछ बता दें, उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे। झांगुर बाबा सिकंदर बख्त का करीबी रिश्तेदार है, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। जब कड़े कानून बन रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। सिकंदर बख्त और झांगुर बाबा का डीएनए एक है, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। शहनवाज हुसैन से भी उनका डीएनए मिलता है, मुख्तार अब्बास नकवी से भी उनका डीएनए मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? मैं बता तो रहा हूँ, और क्या बोलूँ? आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ। कुछ बता दो। शहनवाज हुसैन से भी डीएनए मिलता है, मुख्तार अब्बास नकवी से मिलता है, सिकंदर बख्त से मिलता है। ठीक है, यश जी और भी मेहमान हमारे साथ हैं। सौरभ दुबे जी, देखिए सवाल वही है कि आप सेंटर कोई लॉ ले आए ना तो बेहतर रहेगा ना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में फिर लॉ आएंगे। की बात पूरी नहीं हुई। अनिल जी अपना सर बोलिए, फिर उसके बाद सौरभ दुबे जी के पास आते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे हैं और उसको लेकर के कड़े कानून आ रहे हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो लालच देकर के या जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनके कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए। अगर उनको फांसी की सजा मिले तब भी वो कम है, इसलिए कड़ी सजा मिलना चाहिए। और ये तो किसी का जीवन बर्बाद करना है। अरे सर, सेंटर में कानून दे दीजिए ना। मैं बार बार तो यही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सेंटर केंद्रीय कानून क्यों नहीं ले आते हैं? और जो अवैध धर्मांतरण वाले बिल का विरोध करे वो एक्सपोज हो जाएंगे। जिनको अवैध धर्मांतरण से प्रेम है के माध्यम से आप लेके तो आइए एक बार। नन बनाते और मानव तस्करी करते हैं। मैं कह रहा हूं अनिल शुक्ला जी, आप एक केंद्रीय कानून लेकर आइए, बहुत सख्त कानून लाइए। क्यों नहीं लाते हैं? अलग अलग राज्यों के, अब आप केंद्रीय कानून लेकर आएंगे तो बाकी राज्यों को भी तो मानना पड़ेगा जो संसद से कानून पास होगा। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये सेकुलर है नहीं, या तो फिर सर आप ये कह लीजिए कि जो नहीं, या तो अनिल जी यहाँ पर जो आप सेंट्रली लॉज आने पर जवाब नहीं दे रहे, उस पर कहीं ये तो नहीं है कि भाई फिर वो जो डबल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या होगा, उसका आप उदाहरण नहीं दे पाएंगे? अनिल जी इस सवाल का जवाब दीजिए सर। ये जो अगर सेंट्रली लॉ आ जाएगा तो आप जो एक डबल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या क्या होगा, उसका जो उदाहरण आप देते हैं वो पेश नहीं कर पाएंगे। या तो आप ये बोल दीजिए कि सेंट्रली क्यों लॉ नहीं ला पा रहे। अगर केरला जैसे राज्य में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, तमिलनाडु में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, चेन्नई हो गया, कोई ऐसा राज्य छूता नहीं है जहां पर फोर्स्ड कन्वर्टिज्म यानी कि जबरन आप धर्मांतरण करा रहे हैं, ऐसी घटनाएं आ रही हैं, तो आप सेंटर में लॉ ले आइए। हाँ, तो सेंटर में भी कानून आ जाएगा, इसका जल्दी आएगा। कब आ जाएगा सर? 11 साल तो हो गए। अरे तो 11 साल हो गए तो अभी झोला लेके जाने का टाइम आ गया है। वोट चोरी करके सरकार बनाया आप लोगों ने, लोगों को डरा के कांग्रेस हर डिबेट में सर ये नहीं बोलेगी, कांग्रेस हर डिबेट में नहीं बोलेगी सर, मुद्दा इस पर चर्चा कीजिए। इसके पहले जब कांग्रेस सरकार बना रही तब नहीं देख रहे थे। ये जो है, ये डाकू है,
दूसरे गाय को चोर काटने बता वाले रहे से हैं। चंदा लेते हो। पहले डकैती डाल शर्म करके आना चाहिए। बनती थी सरकारें, RSS का भी और पूरे के कार्यालय पूरे बनाया, ठप्पे 200 के पूरे करोड़ रुपए ठप्पे दे लगा के अरे करके तुम बाबा लोग दोनों आप साथ मुंबई में में बोल रहे हो, पेपर डाल दर्शकों देते को थे। समझ नहीं आ और रहा है, उत्तर एक एक प्रदेश करके में तो बोलिए। ये अनिल जी स्थिति बात थी, पूरी कीजिए, फिर आपके उत्तर पास प्रदेश आते में हैं तो ये शिवानंद जी। स्थिति समाजवादी पार्टी में कि लोगों को वोटें नहीं डालने दिया जाता था। 4 आदमी लट लेकर के दलित समाज के गांव के बाहर खड़े हो जाते थे और उनको जो है वोट डालने निकलने नहीं देते थे, और उनके सारे वोट ये लोग छाप लेते थे। अब कम से कम लोगों का वोट देने ठीक का है, हक मिल गया ठीक है है। शिवानंद लोग जी, अपने शिवानंद जी, हिसाब से सरकारें आप चुन अभी रहे कुछ हैं देर पहले एक बात और कह अब रहे इनको थे कि लोगों ने जी नकार दिया है, बीजेपी के तो टाइम में उनको ये दिक्कत मामले हो जो है रही है। रिपोर्ट हो रहे हैं। अनिल अब जी कोई आपके रास्ता पास नहीं आते हैं बचा है, सर, तो आप आपके ये पास तो आते हैं अनिल इसी जी, पे आपके आरोप पास लगा आते रहे हैं सर, आ रहे हैं आपके पास। शिवानंद जी, आपने अभी कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि जी कांग्रेस के समय में तो ये रिपोर्ट ही नहीं होते थे, तो सर ना होगा कानून ना होगा रिपोर्ट, है ना। कानून तो अब बन रहे हैं ना, अलग अलग राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार बन रही है वहां पर धर्मांतरण के कड़े कानून बन रहे हैं। तो कांग्रेस के टाइम में कानून ही नहीं होता था, तो रिपोर्ट क्या होगा, FIR क्या होगा, न्यूज मीडिया में कैसे आएगा वो? मतलब सहमत कर रहे हैं आप मेरे बात से? हाँ हाँ कर रहे हैं। पलक जी, देखिए सपा के प्रवक्ता मेरे मित्र ने जो कहा है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या यूपी हो, गवर्नमेंट किसका है? बीजेपी का है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं आप ही देखिए ना। अच्छा, धर्मांतरण देखिए, धर्मांतरण ये लोग ज्यादा ही इसको हवा दे रहे हैं। इसके पहले भी होता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गरीबी मामला बढ़ गया है, रोजगार नहीं है, बेकारी बढ़ गया है, ये भी एक कारण है। एक सेकंड शिवानंद जी मेरी बात सुनिए। मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। अभी सर केरला से एक खबर जो है वो सामने आई है, एक लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके ऊपर जबरन धर्मांतरण करने का प्रेशर जो है वो किया जा रहा था, किसी लव अफेयर में थी और वो नहीं करना चाहती थी, एंड उसने फिर सुसाइड कमिट कर ली। ठीक है, अब लॉस तो एक जैसे नहीं है पूरे देश में, राइट? तो जब कर्नाटक, केरला, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है, वहां पर जिस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो इसे टैकल कैसे किया जाता है सर? क्योंकि वहां पर तो लॉ ही नहीं है धर्मांतरण को लेकर, देखिए पलक जी, कोई भी धर्मांतर जबरन करने का कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा कहीं भी मामला है तो उनका, मैं बोलता हूँ, धर्मांतर जबरदस्ती से कोई किसी के माता भगिनी को कर रहे, मैं बोलता हूँ इनकाउंटर करने का ऑर्डर कीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को जो हर स्टेट को पावर्स है, जैसा बिहार में शराबबंदी किया, गुजरात में शराबबंदी किया, ऐसा कर दीजिए यूपी में। चांगुर बाबा देखिए, 7 साल से योगी बाबा के साथ, हमारे पास भी चांगुर बाबा जैसा योगी बाबा है, रामदेव बाबा है, आसाराम बाबा है, बहुत बाबा है, ऐसा बागेश्वर बाबा है। तो इनका अगर इंक्वायरी किया, हाँ, गाय काटने वाले से चंदा लेते हो, RSS का जो कार्यालय बना है 200 करोड़, गाय मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है शिवानंद भाई। सर सुनिए सर, गाय काटने वाले से चंदा लेके इन्होंने मुख्यालय बनाया बीजेपी और RSS। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास सबूत है सर, मेरे पास आपने कहा सबूत है, इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन सर धर्मांतरण के लिए आपने कहा जबरन धर्मांतरण कराने वालों को या ऐसी शर्त रखने वालों को इनकाउंटर कर दो। क्या केरल की सरकार केरल की सरकार उस आरोपी का इनकाउंटर करेगी जिसके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है? सर सुनिए, और केरल में तो आपके दोस्त बैठे हैं लेफ्ट वाले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, केरल में आपके दोस्त बैठे हैं लेफ्ट वाले ना शिवानंद भाई। कोई भी हो तो क्या केरल की लेफ्ट की सरकार उस आरोपी का इनकाउंटर करेगी जिसके ऊपर आरोप लगा है? आपने कहा इनकाउंटर कर दो। सर सुनिए, आपके दोस्त हैं वहां सरकार में, इंडिया अलायंस का एक बहुत अहम पार्टनर है लेफ्ट। सर सुनिए, अगर जबरन, क्या आप केरल सरकार से डिमांड करते हैं? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, कोई मेरे कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, ऐसे जबरन अगर होता है तो कार्रवाई होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कार्रवाई होना चाहिए। तो इसलिए तो अवैध धर्मांतरण कहा जा रहा है, कोई जरूरत नहीं और है। आप हिंदू क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? हिंदू कहां कन्वर्जन कराता है, कहां देखा आपने? अरे धर्मांतरण कौन कर रहे हैं? कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है धर्मांतरण, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम कोई गैंगस्टर है, ये लोग ब्राह्मण हो, हिंदू या क्रिश्चियन हो, इनको 10 लाख 15 लाख रुपए देके फुसला के आप कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, राइट? तो इसमें कानून क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं, आपने अभी कहा कि कन्वर्जन कौन करा रहा है? कन्वर्जन हिंदू करा रहा है, आप ये कह रहे हैं? मतलब आपके पास है कुछ ऐसी जानकारी? नहीं सर सुनिए, आप गलत फहमी में, विवेक जी मेरे को बात रखने दीजिए। देखिए, धर्मांतर के नाम पे कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चांगुर बाबा का बार ये सौरभ दुबे जी इतना बौखला गए थे, ये चांगुर बाबा सौरभ दुबे जी, देखिए सवाल अब ये है, जो बात विवेक भी कह रहे हो, मैं भी कह रही हूँ,
कि आप सेंटर में लॉज लेकर आइए ना, क्योंकि ऐसे कितने छांगुर अलग अलग राज्यों में बैठे होंगे। अब वो छांगुरों को पकड़ने के लिए लॉज भी तो होने चाहिए, कानून भी तो होने चाहिए। सौरभ दुबे जी, मानसिक दिवालियापन की यहाँ पर हद हो गई। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कुछ बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर के कहा कि धर्मांतरण किए हैं, ये मानसिक दिवालियापन दिखाता है। उसी प्रकार से हुल्यालकर साहब जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो छांगुर जैसे राक्षस की तुलना बाबा रामदेव और इससे कहते हैं। ये मानसिक दिवालियापन है, शर्मनाक है। इस शर्मनाक इनके बयान पर मुझे तो शर्म आती है और मुझे लगता है आप लोगों को आसाराम क्या है? पहली बात दुकान डाल के बैठे हो, सुनो भैया, सुनो, मानसिक रूप से आप मानसिक रूप से बीमार हैं आप अगर यहाँ के धार्मिक गुरुओं की तुलना एक राक्षस से करते हैं, एक ऐसे राक्षस से आप जो है तुलना कर रहे हैं धार्मिक गुरुओं की, आपका मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है। दूसरी तरफ आपको समाजवादी पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लेते हैं, शहनवाज हुसैन का नाम लेते हैं, कहते हो धर्मांतरण करवाए। ये उनका राजनीतिक दिवालियापन दिखा रहा है, राजनीतिक दिवालियापन और मानसिक दिवालियापन का हो चुके हैं भाई। आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, इनका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे। ठीक है शिवानंद जी, एक बार बात सुन भी लीजिए सर। शिवानंद जी, जब आप बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोल रहा था सर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए सौरभ जी बोलिए। देखिए जिस प्रकार से मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक विश्लेषक बन चुके हो तो इनको लेकर के आइए। और अगर इनको बीजेपी का ही बन के राजनीतिक विश्लेषक का काम करना है तो ऐसे वीडियो क्यों बैठाते हो? आपको भी धोखा दे रहे हैं, दर्शकों को भी पाठशाला से पढ़ के निकलोगे तो आपको जो है नेता आपको यही दिखाई देंगे। मुझे शर्म आती है कि आप राजनीतिक दिवालियापन के कारण जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। रात के अंधेरे में काली टोपी पहनने वाले संगी, तो क्या रह जाएगा गद्दार संगी, अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पे आरोप लगा तो क्या रह जाएगा आपका? कम से कम राजनीतिक दिवालियापन मत दिखाइए यश भारती जी। अरे तो राजनीतिक विश्लेषक तो बन जाओ डोंगी, अगर तर्क नहीं है विश्लेषक तो बन जाते भैया डोंगी। देखिए जिस प्रकार से या तो बीजेपी के बन के आओ, खुल करके आओ। मालूम है तुम एबीपी के हो, एबीपी के जिम्मेदार पद पे रहे हो। शहनवाज हुसैन के साथ में मंत्रालय में तुमने काम किया है, मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्रालय में तुमने काम किया है। मैं जानता हूँ इसीलिए तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही है। यश जी एक बात समझिए, आप लगातार बोल रहे हैं, ठीक है आपको बोलने का अधिकार है सर, लेकिन जब आप बोल रहे थे आपने नोटिस करा होगा सर, आपको बीच में कोई नहीं टोक रहा था, सब इंतजार कर रहे थे। अगर मुझे कोई नहीं टोक रहा है तो जिस तरीके की भाषा सामने वाले की आपके प्रति एक रिस्पेक्ट है कि अगर यश भारती जी बोल रहे हैं वो अपनी बात रख ले, वो अपनी बात रख ले, फिर उसके बाद जो है कोई और अपनी बात रखेगा। ये अपनी जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी के साथ आपने इनको बैठा। नहीं मैडम मेरी बात सुनिए, सुनिए भी तो सही। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अब आप मेरी बात सुन लीजिए। सर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता तो मैं सिर्फ आपको सुनती ना सर, यहाँ पर पैनलिस्ट है हमारे साथ। सर मैं यहाँ पर सर इतनी सी बात के साथ आपके साथ आर्ग्यू नहीं करूंगी। सौरभ दुबे जी आप अपनी बात रखिए, यश जी फिर आपके पास आएंगे। सौरभ दुबे जी मंत्रालय में इसने काम किया हुआ है, सौरभ दुबे जी आप अपनी बात रखिए, फिर यश जी आपके पास आएंगे। आप क्या राजनीतिक विश्लेषक बन के काम करने आ गए? यश जी जब आपको समय दिया जाए तभी बोलिए। यहाँ अगर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हो तो ईमानदारी से रखो। ठीक है सौरभ दुबे जी अपनी बात झूठे मक्कारों को मत बैठाइए ना पैनल में। हम सपा के प्रवक्ता हैं तो खुल के सपा के हैं, हम नहीं कह रहे कि नहीं हम निष्पक्ष हैं, हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम कहीं और से आ गए। इनका ऑडियो म्यूट कराइए। तो तुमको होना है भाई राजनीतिक से भाजपा के झूठे आदमी। देखिए ये बेशर्मी और बदतमीजी मत करिए, मानसिक दिवालियापन तुम्हारा है, तुम झूठा बन के आते हो। बदतमीजी मत करिए, आप शांति बनाए रखिए, शब्दों का सही चयन प्रयोग करिए। आप सुनिए, तुम हो जो बदतमीजी कर रहे हो, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आकर के दर्शकों के साथ में मक्कारी कर रहे हो, चैनल के साथ में मक्कारी कर रहे हो, राजनीतिक विश्लेषक बन के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हो। अरे खुल के करो ना, तो ये कह रहे चुनौती दे रहे हैं तुमको। उत्तर प्रदेश की सत्ता से आपको पैदल कर दिया गया, आपको शर्म आती है? अरे लल्ला राजनीतिक विश्लेषक लल्ला, क्यों राजनीतिक विश्लेषक बन के काम नहीं कर रहे हो? क्यों भाजपा बन के काम कर रहे हो? किसने कहा भाजपा में शामिल होने के लिए? आरोप लगाने की बताइए। भाजपा में शामिल क्या होना? तुम तो भाजपा के नेता हो भाई, आप आरोप लगाने वाले हैं? आप इस तरह की बदतमीजी करते हैं, आपके पार्टी का बदतमीज तुम हो भाई, राजनीतिक विश्लेषक का टैग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, दर्शकों के साथ में चीटिंग कर रहे हो, चैनल के साथ में चीटिंग कर रहे हो, 420 हो, गद्दार हो देश के, भारतीय जनता पार्टी जो गद्दार है, ऐसे चरित्र को आप पेश कर रहे हैं
करे, समाजवादी धर्म पार्टी परिवर्तन पूरी के की नाम पे पूरी राजनीति सर्वसार करे। होगी। जी एक एक करके भाई एक एक देखिए, ये आपस आप लोगों को मैं एक दूसरे का नंबर शेयर कर दूंगा, आपस की डिबेट आप फोन पे कर लीजिएगा, लेकिन मुद्दा जो है वह धर्मांतरण का है आज। यश भारती जी, आप लोग आपस की डिबेट जो है वो आपस में जारी रखिएगा। आजकल तो क्या है, वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी है, आप एक दूसरे से वीडियो कॉल पर भी बातचीत करके डिबेट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं धर्मांतरण का मुद्दा, सौरभ जी क्या है नहीं है, आप क्या है नहीं है, इस मुद्दे पर डिबेट करके दर्शकों का वक्त भी जाया हो रहा है और हमारा आपका वक्त भी जा रहा है ना। बहुत प्रेशियस टाइम है, बहुत कीमती वक्त है, इसको सार्थक चर्चा में लगाते हैं। यश भारती जी विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए आप ये इस प्लेटफॉर्म को आप दोनों ने आपसी डिबेट का विषय बना दिया। मैं माफी के साथ दोनों को रोकना चाहूंगा। रईस अहमद काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाए, एक एक करके रईस अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपस की डिबेट मत कीजिए ना, मुद्दा है, मुद्दा दिया हमने, मुद्दे पर बात कीजिए। रईस अहमद जी। विवेक चांडी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत देर से सुन रहे हैं इस बात को, लेकिन हम एक्चुअली रूट कॉज के ऊपर नहीं इसके समझ रहे हैं कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि पिछले 10 सालों के अंदर देश के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हुए। तो अगर स्कूल बंद होंगे तो एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? स्कूल सब धर्मांतरण के मामले हों, कन्वर्जन के मामले हों, देखिए अगर आप हर एक नागरिक के साथ हर एक पुलिस वाला भी छोड़ देंगे ना, तब भी जो है कानून का पालन आप नहीं करा सकते। देखिए आपने रूट कॉज की बात की, मैं रूट कॉज की बात उसी को कह रहा हूँ कि रईस जी एजुकेशन नहीं लेकर आप आएंगे। झारखंड के जामताड़ा चले जाइए, आप जो इंटरनल एरियाज है वहाँ जाइएगा। मैं नाम बता दे रहा हूँ, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस नाम से एक सीरीज भी आई थी, वो अलग कारण से मशहूर हुई। आप चले जाइए देवघर, आप चले जाइए थोड़ा सा और बॉर्डर वाले इलाकों में जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी मेजॉरिटी में है। मैं गया था, मैंने रिपोर्टिंग की वहाँ पे, मैं फैक्ट चेक करके आया। इस बारे में काफ़ी हंगामा भी हुआ था, इसको गूगल कीजिएगा तो भी मिल जाएगा। जो सरकारी स्कूल थे ना, जो मिडिल स्कूल और जो लोअर मिडिल स्कूल थे, वहाँ पर शुक्रवार को अवकाश दिया जाता था, रविवार को क्लासेस होते थे। और वो इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे थे वो ज़्यादातर मुसलमान आते थे, जबकि सरकारी आदेश ये था कि रविवार को अवकाश होगा, शुक्रवार को स्कूल रहेगा। ये है रूट कॉज। बता रहे हैं ये आप खुद अपने मुद्दे से हट रहे हैं। मैं मुद्दे से नहीं हट रहा, मैं कह रहा हूं ये है रूट कॉज। आपको बता रहे हैं आपने धर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बिना सरकार को इन्फॉर्म किए हुए। क्यों? क्योंकि वहां बच्चे भी मुस्लिम और टीचर भी मुस्लिम। छुट्टी है, संडे की वो छुट्टी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली है। लेकिन आप ये कहेंगे जी किसी और रिलीजन के अकॉर्डिंगली है कि हम किसी शनिवार की रखेंगे या मंगलवार की रखेंगे। एग्जैक्टली यही हो रहा है। इसके लिए सेपरेट डिबेट रखिएगा। अभी नहीं, सेपरेट डिबेट नहीं, ये रूट कॉज है, ये रूट कॉज है रईसी, ये रूट कॉज है। जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर शरिया के हिसाब से लॉ थोड़ी चलेगा। मैं यही तो बार बार कह रहा हूं कि मानसिकता क्या है कि भाई जनसंख्या एक्सपेंड करके हम क्या करना चाहते हैं। शरिया के लिए शरीयत एक्ट है 1937 का। आप एक्चुअली लॉ नहीं जानते इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बाद में बात कीजिए किसी और थिंग। मैं सिर्फ एक रूट कॉज बताना चाह रहा हूँ। देश के अंदर आज भी ना जाने कितने गांव हैं जहाँ साफ पानी नहीं मिल रहा है। धर्मांतरण होता क्यों है? क्योंकि किसी भी दलित को या किसी भी आदिवासी को उसको बराबरी के अधिकार नहीं मिलते। देश के अंदर 70 साल से ज्यादा। देखिए अब जानकारी का अभाव, इसे जानकारी का अभाव कहते हैं रईस जी। वो धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण नहीं कहलाएगा मेरी बात तो सुनिए आप, जो अभाव में धर्मांतरण होगा वो अवैध नहीं कहलाएगा। टाइम दिया है तो हमें बोलने का मौका दीजिए। मैं तो आप गलत बोलेंगे, मैं उसके लिए आपको थोड़ी मौका दूंगा। जो अवैध धर्मांतरण है वो अवैध ही कहलाएगा। ये मेरा आर्टिकल 91A के अंदर मेरा राइट है कि मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने के लिए नहीं, मैं आपको बोलने की आजादी दे रहा हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी और भूखमरी की वजह से धर्मांतरण हो रहा है, वो धर्मांतरण जायज कहलाएगा। लेकिन जो अवैध है वो अवैध धर्मांतरण इसलिए कहलाएगा क्योंकि लोभ, लालच और डर के दबाव में धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप जो कहेंगे मैं वो मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ ना। मेरा तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए मैं थोड़ी बातें बैठा हूं यहाँ पर। आपने मुझे इन्वाइट किया, हाँ, मैं तो आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन आप उसको दूसरी तरफ कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको रूट कॉज बताया, आप उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। एंकर बनिए सबसे पहले तो। आप प्रवक्ता बन रहे हैं, आप एंकर बनिए। ये फिर वही कमाल की बात है, प्रवक्ता बन रहे हैं। तो आप किसके प्रवक्ता बन रहे हैं? नहीं, आप किसके प्रवक्ता बन रहे हैं?
आप बात सुन लीजिए पहले, अगर मेरी बात गलत हो उसके बाद आप पूरी बात कहिए। हाँ तो भाई एलिगेशन मत लगाइए ना कि आप प्रवक्ता बन रहे हैं। नहीं वो नेरेटिव या आप पॉलिटिशियन नहीं, या फिर आप राजनेता नहीं कि कोई भी एलिगेशन लगा के निकल जाएंगे। आप लॉ अच्छी तरीके से जानते हैं, आप मुझे कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हवा में मेरे ऊपर कि मैं प्रवक्ता बन रहा हूँ। नहीं कर पाएंगे जो आप खड़े होकर बोल रहे हैं ना, कल आपका अगर वोट कट गया ना देश से, तो कल आप साबित नहीं कर पाएंगे बात देश के नागरिकों। ये सिचुएशन चल रही है कंट्री के अंदर, आपको मालूम ही नहीं है। तो अब आप पता चल गया, पता चल गया आप कहाँ के प्रवक्ता हैं। ये आपने सही बोला सर, आपने सेल्फ गोल कर दिया। ये बताइए अफगानिस्तान में हिंदू कितना बचा, पाकिस्तान में हिंदू कितना बचा, बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है, आप बताओ ना। रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता, लेकिन जो लीगल पॉइंट है वो आप हमें डिस्कस करने दीजिए, उससे रिदम टूटती है। आप मेरे को बोलने दीजिए, आप बताओ ना। लीगल पॉइंट क्या है? आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं, एक सेकंड, बड़े चैनल्स पे किया है। अरे अहमद जी आप पहले ये तो एक्सप्लेन कीजिए, इसमें लीगल पॉइंट क्या है? आप कह रहे हैं बेरोजगारी हो रही है इसलिए मेरे आगे मिनिस्टर्स नहीं बोल पाए, मैंने बड़े बड़े चैनल्स पे डिबेट किया है। ये कोई दलील थोड़ी होती है सर। आप एडवोकेट, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? फैक्ट सुन लीजिए ना, मेरे फैक्ट सुन लीजिए। नहीं, ये किस तरह की बात है कि मैंने बड़े बड़े चैनल्स पे डिबेट किया मेरे सामने? ये भी बड़ा चैनल है सर, मेंबर रहा हूँ। आप उसको मैं कह रहा हूँ ये भी बड़ा चैनल है। सुन लीजिए फिर फैक्ट। अच्छा, कौन से मिनिस्टर्स आपके आगे नहीं बोल पाए थे? अरे बहुत सारे मिनिस्टर हैं, आप मेरी डिबेट उठा के देखिए नेशनल चैनल्स की। मैं यहाँ पे चैनल्स का नाम लूं आपके, चलिए ठीक है। मैं कोई नहीं देखा होगा तो आपकी ये शायद कम देखते हैं आप दूसरे चैनल्स को। आप देखिए मेरे कितने नेशनल टीवी चैनल्स पे डिबेट है। आप मुझे लिंक्स भेज दीजिएगा, मैं देखता हूँ कौन से। अफगानिस्तान में हिंदू कितना बचा, बन के टोकिए, पाकिस्तान में कितना बचा, समझ में आती है बात, आपको नहीं टोकना चाहिए। अरे नाराज मत होइए प्रभु, आप बोल लीजिए रईस जी, आप बोल लीजिए, आप नाराज मत होइए, आप बोल लीजिए। कि आपको ये मालूम नहीं होगा कि पिछले 11 साल के अंदर लगभग 2 लाख स्कूल बंद हुए हैं। देश के अंदर का शिक्षा का ये लेवल है, अगर देश के अंदर कोल्ड ड्रिंक गांव-गांव जा सकती है तो देश के अंदर साफ पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? सबसे बड़ा सवाल इस बात का है। आज भी कुओं तो साफ पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कन्वर्जन हो रहा है। सुन लीजिए, अब आप लेकर आ रहा हूँ ना मैं वहां पर, अगर अच्छा, आप काउंटर करेंगे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा रिदम में। देश के अंदर आज भी कुओं से पानी या पानी पीने की जगहों से पानी भरने नहीं दिया जाता दलित आदिवासियों को। जब गैर बराबरी उसमें दुबे जी आप आराम से बैठिए, अब आराम से बैठिए भाई, आपका चोला खुल गया, चोला उतर गया, आप एडवोकेट का चिट्ठा डाल के बैठे हैं यहाँ पर। मैं वकील हूं, मेरे आगे मत बोलिए, चलेगा यहाँ पर। आप बहुत अच्छे से जानता हूं आप कोई तर्क नहीं है। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास सीमित है, लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है और ये मुद्दा आने वाले समय में पार्लियामेंट में भी उठ सकता है जिस तरह के आसार दिख रहे हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।